Hello friends, welcome back to our channel Learn with Edu Funda. Friends, I'm back with another score booster series for PET. फ्रेंड, जैसा कि पता है कि आपको कि हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं, जिससे हम लोग का स्कोर काफ़ी अच्छा हो रहा है, जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे आप लोगों की तरफ से। तो फिर फ्रेंड्स, उसी का हम लोग अगला सीरीज आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से कलेक्ट किया गया है, और कुछ जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के आज का हम लोग शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ ध्यान देने की बात है कि गलत पूछ रहा है। ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस, इनके समय में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी, बिशन नारायण धर, इनके टाइम पे पहली बार जनगण मन गाया गया था। ऑप्शन सी, हसन इमाम, इनके समय में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। फ्रेंड, ध्यान इसे बताना है हमको कि कौन सा ऑप्शन गलत है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को मतलब इस टेस्ट को शुरू किए हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्कोर कैसा है और तैयारी कैसी है आपकी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। अगर बात होता प्रथम भारतीय महिला की, तब तो ये सही था, सरोजिनी नायडू थी, पर ये बोला कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये थी एनी बेसेंट, जबकि यहाँ पे सरोजिनी नायडू दिया, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखते हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए, वंदे मातरम, बंकिम चटर्जी ने दिया था। दिल्ली चलो का जो नारा था ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने बोला था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये जयप्रकाश नारायण ने बोला था। फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन ये गलत है। ये जयप्रकाश नारायण न होकर श्याम सुंदर गुप्ता थे। इन्होंने ही विजय विश्व तिरंगा जो प्यारा था ये गाना इन्होंने गाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? हर बार की तरह फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्वेश्चन सेट करता हूँ जिससे एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बना सकूँ उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही ध्यान नहीं देना जो सही वाला ऑप्शन है उसी को ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो तीनों ऑप्शन को भी ध्यान देना है जो इससे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एक तरीके के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसका देखते हैं, पहला, आज़ाद हिंद फौज 1942 में गठन हुआ था रास बिहारी बोस द्वारा। हरिजन सेवक संघ 1932 में गठन किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा इसका गठन हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी इनी बेसेंट ने इसका गठन किया था। तो वही फ्रेंड, बताना है कौन सा गलत है। आई होप कि आपने इसका आंसर किया होगा अच्छे से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये फ्रेंड्स एनी बेसेंट ना होकर कर्नल ऑलकॉट थे इसके फाउंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास, सी ऑप्शन है एमजी रनाडे, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड इरविन के समय होने वाली घटनाएं थी, मतलब कि लॉर्ड इरविन जब थे उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, इनमें से वो बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, साइमन कमीशन आया था उस टाइम पे, गांधी इरविन समझौता हुआ था, या पूना पैक्ट हुआ था। फ्रेंड्स, आप ध्यान दें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। होने वाली घटनाएं नहीं थी, मतलब कि यहाँ पे नहीं बताना है। जैसे बताता है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन ऐसा डिज़ाइन होता है जिससे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तैयार हो, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि कौन सा इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था काम। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूना पैक्ट।
ये पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था, जबकि ये जो थे इरविन ये 31 तक ही थे। 1926 से लेके 1931 तक ही ये रहे। इन्हीं समय में ये 1930 में हुआ था, आपको पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन 1927-28 में आया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी 31 में ही हुआ था, जबकि ये 32 जो था, ये पूना पैक्ट जो था 1932 में हुआ था, तो ये इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बंगाल की राजधानी नहीं रहा है? मतलब कि बंगाल की राजधानी हमेशा बदली गई है, जिसमें बताना है कि कौन सा एक है जो नहीं रहा है। ऑप्शन ए मुंगेर, बी मुर्शिदाबाद, सी ढाका या फिर डी दौलताबाद। जैसे पता है फ्रेंड्स, नए नए शासक आते थे वहाँ के, बंगाल के नवाब आते थे, अपने हिसाब से वो अपनी सुविधा अनुसार या फिर कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो राजधानी होता था बंगाल को बदलते रहते थे। ये बताना है कौन सा एक नहीं है। फ्रेंड्स का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दौलताबाद। अगला देखते हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक, या फिर खेड़ा के युद्ध 1705 में हुआ था। तो बताना है हमको कौन सा गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि खेड़ा का युद्ध। जो खेड़ा का युद्ध था ये 1705 में नहीं हुआ था, बाकी जो थे प्रथम आंग्ल मराठा ये 82 में हुआ था, द्वितीय जो 1803 से 1805 तक चला था, और 1817 से 1819 तक तृतीय चला था, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन डी जो है आपका गलत है। चलो देखते हैं, जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध था। शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी औरंगजेब। फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। अगला देखते हैं, हमजनामा किस विषय से संबंधित है? स्थापत्य कला से, बी चित्रकला से, सी लेखन कला से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और एक बात और फ्रेंड्स, एग्जाम में पता है आपको नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करिएगा जिसमें श्योरिटी होगा, कम से कम आपको 70% तो श्योर हो ही कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं 30% से श्योर हो कि 30% मुझे पता है ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, तो उस पर टिक लगा के आ गए। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर ऐसा कर रहे हैं आप। तो तैयारी ऐसे करिए ताकि आपको जो क्वेश्चन आए पूरा पक्का आए या फिर ना आए, ताकि आपका कम से कम पछतावा नहीं हो कि नहीं ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा। ऐसा अगर थोड़ा और पढ़ लिया होता या फिर इसको छोड़ ही दिया होता इससे अच्छा करने से बढ़िया। तो फ्रेंड्स ये हमजनामा जो है ये चित्रकला से संबंधित है। फ्रेंड टाइम आपको भरपूर मिलेगा एग्जाम में, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो और 100 क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत है, आराम से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है इसका। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है? रानी का अभिलेख, चंपारण का अभिलेख, रूमीदेई का अभिलेख या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आराम आराम से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, आराम से करिएगा और अपना सिलेक्शन पक्का कराइएगा। पेट तो निकालना ही है आपका, इस बार पेट आपका निकाल ही देना है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी, रूमीदेई का अभिलेख जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आग्नेय चट्टान का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी बलुआ पत्थर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जी जान लगा दीजिए, बस अब थोड़े दिन बच गए हमारे पास। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है अगले 1 साल तक। अगर यूपी में आप चाहते हैं कोई नौकरी लेना, तो ये एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको किसी कीमत पर। और इतना बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है कि आप परेशान हो सकते हैं इसके लिए कि दिनों रात प्रेशर में हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या पढूं क्या ना पढूं। छोटा इसका सिलेबस, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है, और प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहा है यहाँ से। आप प्रैक्टिस करिए, बाकी इसके बाद आप थ्योरी जो कर सकते हैं करिए, जहाँ से पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए, बस अभी टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं रहा है। तो ग्रेनाइट चट्टान पूछ रहा है कि उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें है बलुआ पत्थर। ये बलुआ पत्थर जो है
ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो ये सब जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण में होते हैं, जबकि ये तो उसका होता है अवसादी चट्टान जो होती है उसके उदाहरण में आता है बलुआ पत्थर। अगला देखते हैं, वलित पर्वत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? हिमालय, यूराल, रॉकी या फिर डी सतपुड़ा। ऐसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। एसएससी का, किसी रेलवे के एग्ज़ाम में, खासकर एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ कलेक्ट करके, मतलब ये सब PYQ कह सकते हैं, इसमें बस कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो नया ऐड करता हूँ, बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एक जगह समअप करके लाता हूँ। तो वलित पर्वत का उदाहरण जो है नहीं है इसमें से, ये है सतपुड़ा। बाकी आपका रॉकीज़, यूराल और हिमालय, ये तीनों वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। और यहाँ पे है जो आग्नेय सर को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। अस्त अक्षांश पाया जाता है मतलब हॉर्स बेल्ट, विषुवत रेखा पर, उपोष्ण उच्च वायुदाब पर, सी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पर, या फिर डी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पर। फ्रेंड, जो अस्त अक्षांश होता है हॉर्स लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं, ये 30 से लेके 36 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है उसी के बीच में पाया जाता है। तो इस जो ये एरिया था जिस बेल्ट के अंदर ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है, मतलब कि इस एरिया में ये अस्त अक्षांश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की सहायक नदियाँ हैं गंडक, घाघरा, कोसी या फिर डी ये सभी। फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, ये तीनों नदियाँ ही गंगा की सहायक नदी। इसके अलावा आपको यमुना भी है, सोन भी है, ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमाओं से लगते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 15 या फिर डी 17। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि भारत के 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमाओं से लगते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब यहाँ संविधान का क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को बताया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन जिसको ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, इसको मनी बिल बोलते हैं। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय को बताया गया है। अनुच्छेद 248 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये कुछ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट वही लाता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद से थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, मैं पता समझ सकता हूँ, पर ये जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, इसलिए इनको तो अब लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कठिन देख के आप पीछे हट जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 248। 248 में भारत की संचित निधि नहीं दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पर होगा लोकसभा अध्यक्ष, सी कैबिनेट सचिव या फिर डी राष्ट्रपति। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है, जो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है मंत्रियों को, ये राष्ट्रपति दिलाता है। अगला देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन मतलब अपना रिपोर्ट जो है किसे देता है? कैग जो है इसको बोलते हैं कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर वित्त मंत्री को? फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं वित्त मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे होंगे, तो उनको थोड़ा हिंदी में समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए जो थोड़ा टफ वर्ड होता है जो कॉमन नहीं है काफ़ी, उनको मैं थोड़ा बता भी देता हूँ इंग्लिश में क्या होता है इसका मतलब। तो जो कैग होता है अपना रिपोर्ट जो होता है ये किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। अगला देखते हैं, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या फिर डी मंत्रिपरिषद द्वारा।
मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन और ये पार्लियामेंट। तो लाभ का पद जो है ये बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला देखते हैं हम, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा? तो फ्रेंड जैसे पता है कि समवर्ती सूची ऐसा होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही उसमें संशोधन मतलब वो कर सकते हैं, उस विषय पे जो उसमें विषय शामिल है उस पर कानून बना सकते हैं। और अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें राज्य और केंद्र आमने सामने आ जाते हैं तो उसी पे केंद्र की ही बातें मान्य होंगी, उसमें केंद्र जो कहेगा वही बातें मान्य होंगी। तो फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखते हैं, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा। भारहीनता मतलब कि मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है, मोमबत्ती अगर देखा हो कैंडल जो जलता है तो उसका जो लौ निकलता है ज्वाला जिसे फ्लेम बोलते हैं, उसका आकार क्या होगा अगर भारहीनता मतलब कि वहाँ पे कोई वेट का अनुभव ना हो तो? ऑप्शन ए अधिक लंबा हो जाएगा उसका आकार जो ज्वाला निकलती है, अधिक चौड़ा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, या फिर वैसा ही रहेगा जैसे रहता है। फ्रेंड्स अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इसके भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। जैसा एग्जाम का पैटर्न है एज इट इज़ मतलब उसी कॉपी किया गया है। जितने क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे साइंस के, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, हिंदी के, वो सब ऐसे ही लाया गया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वही रहेगा, मतलब कि जैसा दिखता है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन की क्रिया पाई जाती है कपूर में, नेफ्थलीन में, और ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड में, और या फिर डी इनमें से सभी। फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन की इंग्लिश बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, खासकर एसएससी और रेलवे में। ये पीडियोलॉजी अध्ययन किया जाता है, मतलब ये किससे संबंधित है? इसमें शरीर का अध्ययन किया जाता है, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, फिर शरीर में कुछ नुकसान का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स आपसे शिकायत है कि आप जितने लोग देखते हैं इस वीडियो को उतने लाइक नहीं आते हैं और सब्सक्राइब नहीं कराते अपने चैनल को। मतलब ये आपका चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं इसके बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सही इसका आंसर है पीडियोलॉजी जो होता है ये मिट्टी के अध्ययन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू का कैंकर रोग। फ्रेंड्स होता है कैंसर और ये होता है कैंकर। तो ये नींबू में होता है कैंकर रोग, किससे होता है? तांबा से होता है, लोहा से होता है, जीवाणु से होता है, या फिर विषाणु से होता है? तो लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट में, ताकि पता चल सके कि हाँ आपकी तैयारी कैसी। हम लोग भी तो जाने कि कितना आप पढ़ें और कितना पढ़ाई को समझ में आ रहा है आपको, और अपने तरफ से कितना एफर्ट कर रहे हैं इसको करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ से पढ़ने से मैं ये कहूँगा कि नहीं हो पाएगा आपका बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको इसके अलावा भी मेहनत करना पड़ेगा। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बस कह दे नहीं बस यहीं से पढ़ने से काम चल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है फ्रेंड। इसके लिए आपको अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर करना है, बहुत लोगों को पीछे छोड़ कर सिलेक्ट होना है, क्वालिफाई करना है तो करना ही पड़ेगा। तो नींबू कैंकर रोग जो होता है ये जीवाणु से होता है, ऑप्शन सी से। लैक्रिमल ग्लैंड ग्रंथि स्रावित करती है, लार स्रावित करती है, अश्रु स्रावित करती है, पसीना करती है, फिर म्यूकस करती है? फ्रेंड्स एक तरह का एक ग्रंथि है, मतलब कि ग्लैंड है, तो इससे क्या निकलता है? लार निकलता है, अश्रु निकलता है, पसीना है, फिर म्यूकस? इसका सही आंसर है अश्रु यानी कि बी ऑप्शन अश्रु। इससे जो निकलता है ये क्या स्रावित करती है? जो ग्लैंड है ये अश्रु, जो आँख के पास ही होता है, इधर कहीं यहीं पे होता है इसी आँख वाले एरिया में, तो यहाँ से क्या यही अश्रु स्रावित करती है, यही ग्लैंड। CSO की स्थापना हुई थी 1951 में, 1956 में, 1965 में, या फिर 1971 में? फ्रेंड का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1951 में। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र का,
बी प्राथमिक क्षेत्र का, सी तृतीय क्षेत्र का, या फिर डी चतुर्थ क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, जो सबसे कम योगदान है जिस क्षेत्र का वो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि वगैरह आती है। सब पढ़ाया हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है। तो अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये सब देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो आपको नया मिलेगा, जो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। देखते हैं, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? ऑप्शन है SBI, बी PNB, सी बैंक ऑफ इंडिया, फिर डी सिंडिकेट बैंक। चमकता हुआ सितारा यानी कि इसका जो लोगो बना है चमकता हुआ सितारा है। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का ये प्रतीक होता है चमकता हुआ सितारा। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो रिजर्व बैंक RBI, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1965 में, 1935 में, 1949 में, या फिर 1969 में, मतलब 1969 में। फ्रेंड, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुई थी, तो कौन सा था? यंग हिल्टन। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो था 1949 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। और CD देशमुख और ऑसबॉर्न स्मिथ, ये दो नाम बहुत ही फेमस है इसके रिलेटेड, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसी में बताया गया कि बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन आने हैं। तो बैंकिंग की बात और RBI का नाम ना होते तो बिल्कुल ही मतलब कि ना के बराबर हो जाए, कि ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सेंट्रल बैंक है इंडिया का अपने। यही सब जिसको बोलते हैं बैंकों का बाप, तो ये बैंकों का बाप ऐसा होता है। अगला देखते हैं, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक हैं, मतलब जो हरित क्रांति है ये शब्द किसने दिया था? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, सी विलियम गॉड, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यह ध्यान देने बात हरित क्रांति के बारे में हम पढ़े हैं, लेकिन इसका जो फाउंडर है, मतलब इस नाम को किसने दिया था, ये थे विलियम गॉड, जबकि शुरू किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। अब भारत में अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था हरित क्रांति 1966-67 के समय में। और ये शुरू हुआ था कहाँ से? मैक्सिको से शुरू हुआ था हरित क्रांति। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से करंट अफेयर्स की बात हो रही है, तो ये बात हो रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस मतलब खुशी का जो सूचकांक होता है उसमें भारत कौन से स्थान पर है? 169 में, 139 पोजीशन पे, 165 या फिर 125। और देख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी सबसे कम भी अगर देखा जाए तो भी काफ़ी पीछे है भारत, क्योंकि ये 1 से लेके अब इसके बाद पता नहीं कितना तक था, उनमें से ये अभी रैंक देख ही सकते हैं, 3 में से कोई एक आंसर है। तो समझ सकते हैं सच में बात तो सही है, कितने दुखी है तो सब पता ही सबको। हालांकि कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जो इससे भी ज़्यादा दुखी हैं हर चीज़ में, पर इंडिया भी कुछ खास पीछे नहीं इसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 139 रैंक है भारत की। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां देश है, 190th देश कौन है? अंगोला, अंडोरा, मालदीव या फिर ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स, IMF की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि अंडोरा जो था वो 190वां देश जो है इसमें शामिल हुआ है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ होगा? जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो एडिशन का कौन सा है? तो मतलब 22वां है और 2022 में होगा, और कहाँ पे होगा ये पूछ रहा है। सऊदी अरब में, मैक्सिको में, बर्मिंघम में, या फिर चीन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बर्मिंघम। अगले देखते हैं, वज्र प्रहार 2021 ये क्या है? एक डिफेंस एक्सरसाइज है, भारत और किस देश के बीच हुआ? जो वज्र प्रहार था ये किसके बीच में हुआ? भारत और किस देश के बीच में? अफगानिस्तान के बीच में, भारत और कतर के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, या फिर
भारत और फ्रांस के बीच में। फ्रेंड्स आई होप कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है, सब करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देखें, उसमें प्लेलिस्ट में जाके सब पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम जाने से पहले 3-4 घंटे का, टोटल 4 घंटे का वीडियो है वो, उसको ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि उससे बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको पता है कि 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं इसके, तो रिस्क क्यों ले, क्योंकि बहुत बड़ा ये सेक्टर है आपका, बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा, और सिलेक्शन के चांसेस इससे बहुत बढ़ जाएंगे अगर आपके सारे करंट अफेयर्स सही निकल जाए तो। इसका आंसर जो है फ्रेंड्स है अमेरिका, मतलब भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार 2021 होता है। और है टाइगर ट्रम्प भी है, वो भी इस अमेरिका और भारत के बीच में होता है। एक होता है वो, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये सब अमेरिका से रिलेटेड कुछ हैं ऐसे डिफेंस एक्सरसाइजेज। कोविड-19 का मामला भारत के किस राज्य में सबसे पहले आया, मतलब भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोविड-19 का पहला पेशेंट मिला था। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी राजस्थान या फिर डी केरल। फ्रेंड्स इस बार पेट निकालना है आपको। पेट आप गलत पेट मत समझ लीजिएगा, ये पीटी पीट वाले से जो कराती है वो पेट जो है ये आपको निकालना है कैसे भी। तो इसके लिए मेहनत करिए, क्योंकि इसके बाद सारी वैकेंसी आनी, और पता है आपको जैसे अगले साल 2022 में इलेक्शन होने वाला है, उसके पहले सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। कम से कम 4 एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा यूपी से रिलेटेड। तो उसके पहले ज़रूरी है कि आपको ये एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं क्वालिफाई कर पाएँ तो चाहे लाख कोशिश कर लें या कितना भी नॉलेज उसके बाद गेन कर ले, 1 साल तक आपको सुनना पढ़ना पड़ेगा यूपी के मामले में। इसके बाद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी तो आएगी ही लगभग, पर यूपी की बात करें तो यूपी में तो फिर मुश्किल हो जाएगा, 1 साल तक आपको चुप मार के बैठे रहना पड़ेगा। और उसके बाद इलेक्शन हो गया तो फिर 1-2 साल ऐसे ही शांत पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इससे पहले कि लेट हो, जल्दी जल्दी मेहनत करिए जहाँ जितना हो सके, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, तो कर लीजिए जितना हो सके आपसे। तो जो पहला मामला आया था, अगर बात करें भारत में पहले मामले की, तो केरल में आया था, जबकि पहला जो डेथ हुआ था ये हुआ था कर्नाटक में। फ्रेंड्स ये पंजाब और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही पहला हुआ था, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आप वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। उसमें डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, ये है, और आपका कोई थीम क्या है, कोविड से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट वो सब पढ़ा चुका हूँ उसमें। भारत और विश्व में पहली बार क्या हुआ है, मतलब भारत में कहाँ पे पहली बार कोई इलेक्शन हुआ है या फिर कोई ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बात है, वो सब पढ़ा चुका हूँ उसमें। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसलिए मैं 2 ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोविड से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा हुआ है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हिंदी। गागर में सागर भरना। फ्रेंड्स मुझे पता है कि सब मास्टर होंगे, ये मुहावरा और तो सबको आता ही होगा लगभग। तो ऑप्शन ए है मूर्खतापूर्ण काम करना, बी असंभव वाला काम करना, सी कम शब्दों में अधिक कहना, या फिर डी बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा, तो इसका आंसर है सी, यानी कि कम शब्दों में अधिक कहना। धरेश शब्द में संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद मतलब कौन सी संधि है ये बताना है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, आयात संधि है, या फिर विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स का अगर बात करें हम लोग संधि विच्छेद की, तो होगा धरा धन ईश। धरा, ये थोड़ा सा हम लोग का हैंड राइटिंग देखिए साथ, बस समझने आए आपको, बस एक बता दिखा दे रहा हूँ। ईशा, ऐसे ही इसका संधि विच्छेद होगा। तो देख सकते हैं कौन सा इसमें संधि बन सकता है, आ और ई। तो किस में आता है, व्यंजन संधि में तो आता नहीं है, कि उसमें तो लास्ट में आधा शब्द होता है, हलंत लगता है। आयाद संधि तो हालांकि स्वर संधि में ही आता है, पर इसमें आयाद संधि नहीं। अब विसर्ग संधि पता है कि विसर्ग लगता है, तो ये सही ऑप्शन देखा जाए इनमें से तो स्वर संधि है, यानी कि ऑप्शन ए। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। हीरा, लोहा, जामुन, भूख। फ्रेंड्स का सही आंसर पुल्लिंग अगर बात करें नहीं है तो है भूख। बाकी जो लोहा है, हीरा है, जामुन है, ये सब आपको ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि जो भूख है ये स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर की सोचने वाले के लिए शब्द है, मतलब दूर की जो सोचता है उसको क्या कह सकते हैं, एक शब्द अगर देना हो तो उसे। दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। छोटा क्वेश्चन है फ्रेंड, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। दूर के सोचने वाले को बोलते हैं दूरदर्शी।
हालांकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, दूरगामी सोच सकते हैं कुछ लोग, कुछ भविष्यवक्ता भी कह सकते हैं, लेकिन सही आंसर जो है इसका दूरदर्शी, जो दूर की चीज़ों को देख सके। कौन सा वाक्य सही है, बताने को कौन सा वाक्य शुद्ध या सही है। ऑप्शन ए, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला कोई सब होता है इस तरह, जब सेम मिल जाता है थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बाकी बहुत कठिन नहीं होता, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप चीज़ों की तो इजी हो सकता है, सॉर्ट आउट कर सकते हैं आसानी से कि कौन सा इसमें से सही वाला है। देखिए फ्रेंड्स, बैल और बकरी घास चरती हैं तो कुछ सेंस नहीं निकलता है, चरती हैं तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा सुनने में, खुद ही लग रहा है इससे अटपटा टाइप का। अगला देखते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर भी यही है कि बैल और बकरी घास चरते हैं। हम नॉर्मली भी ऐसा ही बोलते हैं कि मतलब गाय भैंस या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी जगह पे कोई दो जानवर नाम रख सकते हैं। घोड़ा और खरगोश घास चरते हैं, ये भी सही है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब बात है लास्ट 5 क्वेश्चन की। अब इंग्लिश की बात है, दिस मैंगोज स्मेल स्वीट, इसका हमको बताना है पैसिव। दिस मैंगो स्मेल स्वीट। ऑप्शन है, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, दोज मैंगोज वर स्वीट व्हेन दोज आर स्मेल्ट, या फिर डी ऑप्शन, स्वीट आर स्मेल्ट बाय दोज मैंगोज। फ्रेंड लास्ट वाला पढ़ कर तो ऐसा लगा कि इसको तो पहले ही काट दूँ, कितना अजीब सा क्वेश्चन है। तो ये तो ऑप्शन फ्रेंड बता दिया, जैसे कि ये बहुत ही वाहिया टाइप का लग रहा है, ये तो होगा नहीं। अब देखते हैं कुछ इसमें से कीवर्ड्स ढूंढते हैं जो आपको थोड़ा सा इजी बनाएगा चीज़ों को। देखिए फ्रेंड्स, ये बात हो रही है आपको प्रेजेंट की बात हुई है पूरा इसमें। दीज मैंगोज स्मेल, स्मेल ये आपका फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है इसका मतलब। तो इसमें तो पास्ट वाला वर आ गया, तो ऐसे ही इसको हटा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। और आपको पता है कि फ्रेंड जब पैसिव बनाया जाता है तो जो वर्ब होता है वर्ब की ईडी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगता है उसमें। तो इसमें स्मेल, स्मेल यहाँ पे भी, स्मेल यहाँ पे, लेकिन स्मेल जो है यहाँ पे एज इट इज़ उतार दिया गया है, जबकि यहाँ पे है तो ये वाला एज इट इज़ उतर गया, मतलब कि ये तो गलत हो गया क्योंकि थर्ड फॉर्म को चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, यानी कि दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, मतलब जब उन्हें सूंघा जाता है तो क्या लगता है, मतलब मीठा मीठा उसका खुशबू। जैसे दशहरी आम खाए होंगे, अभी आम का सीजन था, बहुत आम खाए होंगे आप लोग, तो पता चल गया कि किस चीज़ की बात की, मतलब इसकी फीलिंग क्या है इस सेंटेंस की। अगला देखते हैं, सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही रीच कानपुर। ऑप्शन डी जो है नो एरर, बताना कौन से पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स ये भी कुछ उसी तरह का है, क्या बोलते हैं, नरेशन टाइप का, ये नरेशन का ही रूल लगता है इसमें। तो इसमें सुरेश आस्क्ड व्हेन कुड ही ना होके ही कुड होगा, मतलब ही पहले आएगा और कुड जो है उसके स्थान पे जाएगा, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। व्हेन ही कुड रीच कानपुर, तो यानी कि एरर जो था उसमें पार्ट बी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नरेशन का। सरिता सेड टू मी आई डू इट नाउ और नेवर। ऑप्शन ए कहता है, इसका नरेशन क्या बनेगा ये बताता है। ऑप्शन ए, सरिता टोल्ड मी दैट आई वुड डू इट देन और नेवर, सरिता टोल्ड मी शी वुड डू इट नाउ और नेवर, सरिता टोल्ड मी दैट शी विल डू दैट नाउ और नेवर, या फिर ऑप्शन डी, सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। फ्रेंड्स अगर आप मेरे सारे सीरीज देखे होंगे तो उसी में से मतलब पिछला ही क्वेश्चन इसको लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा सको, क्योंकि कठिन कठिन क्वेश्चन तो आने नहीं, तो बहुत टफ लाने कोई मतलब नहीं है। तो कुछ वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन जो पढ़ा चुका हूँ उसको भी इसमें ऐड कर लिया जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड इसका सही अगर देखा जाए तो आपको पता होगा, अगर बेसिक रूल पता है आपको तो ये वाला जो सेक्शन होता है ये इसी के हिसाब से, जैसे ये पास्ट में है तो ये पास्ट में जाएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन एलिमेंट हो सकता है, तो ये देखिए सी ऑप्शन यानी कि विल हो गया, तो इसको बिना सोचे समझे काट सकते हैं हम। अब बात करते हैं इसकी, जो सब्जेक्ट है ये इसके हिसाब से चेंज हो जाता है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। तो आई का होता है सी, तो सी कहाँ पे है, तो आई तो एज इट उतारे तो ये भी गलत हो गया। और एक चीज़ इसमें और चीज़ है इसमें जो आप ध्यान देने वाली बात है, जो नाउ होता है ये नाउ जो होता है देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नाउ है यहाँ पे ये नाउ एज इट इज़ उतार दिया गया, तो यानी कि ये भी गलत हो गया।
यहाँ पे देखिए अब सब आपको परफेक्ट मिलेगा। सरिता टोल्ड मी दैट, सी भी है, पास्ट में तो वुड भी है, डू इट और नाउ का देन होता ते भी है, और नहीं बता ऐसे उतर ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, मतलब परफेक्टली करेक्ट है। अगला देखते हैं, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। ऑप्शन ए, मतलब हमको बताना है कि हु की जगह क्या हो सकता है, विच, whom, दैट या फिर नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट मतलब कि जो आपका सेंटेंस है ये करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ को ये सही है ऑलरेडी। ये कहना चाहता है कि मैन एक इकलौता ऐसा जानवर कह सकते हैं आप, इसमें बोला ही है, जो बात कर सकता है, तो ये बात सही भी है। बाकी और जानवर समझ सकते हैं, बस हम लोग जो है बोल सकते हैं अपनी भाषाओं को। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। जो मैन के लिए लगा है हु, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए हु लगता है, जबकि विच जो होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, और दैट जो होता है ये दोनों के लिए लग सकता है, पर इसमें कुछ कंडीशन होते हैं तब वो लगता है। पर यहाँ पे तो लिविंग थिंग की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है, तो हु एकदम एकदम करेक्ट है, यानी कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड गलत नहीं करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में वीक हैं तो, वरना काफ़ी ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। ही डिड नॉट नो द आंसर, ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट नीदर। बताना है कि जो सेंटेंस का इसको फ्रेमिंग किया गया जो सेंटेंस का, ये क्या फॉर्मेशन का सही है, ऐसा ही होना चाहिए या फिर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो नीदर डिड आई, ईदर डिड आई, नेवर हैव आई, या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि बहुत अच्छा करे होंगे आप पूरा टेस्ट में, और अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चल सके कि हम लोगों को भी कि आपका इम्प्रूवमेंट पहले से और कितना, अब ये भी बताएंगे कि पहले कैसा था और अब कितना हो गया आपका स्कोर, कुछ बूस्ट हुआ कि नहीं। क्योंकि सिर्फ हम हर बार यही बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि अपने मन से भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से सेट सॉल्व करिए, और बाकी जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए कर ही रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे एफर्ट, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एग्ज़ाम अच्छा करने के, क्योंकि कहा जाता है जितना आप प्रैक्टिस अभी कर लेंगे उतना ही कम प्रैक्टिस और उतना ही कम प्रेशर आपको एग्ज़ाम में झेलने को मिलेगा। आई डिड नॉट नीदर, तो ये फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब नीदर डिड आई होगा यहाँ पे, ना कि ये सब। ये तो बहुत ही वाहियात टाइप का लग रहा है और ये भी इसमें सुटेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ PYQ बताया था स्टार्टिंग में ही। तो आप पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा इसको पूरा टेस्ट को देंगे, और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा, किस सेक्शन में आप थोड़ा सा वीक पढ़ रहे हैं। और अगर कुछ आपका टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो लाना इस एग्ज़ाम के पहले, जो इससे PET के रिलेटेड PET से संबंधित हो, तो उस पर मैं टॉपिक बताइएगा, आप उस पर मैं लेके आऊँगा। और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। वहाँ से डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन 2-3 बार करेंगे तो ये जो क्वेश्चन कम से कम ये वाले 45 क्वेश्चन है आपके तैयार हो जाएंगे, और इसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलता है, तो वो सब भी आपको फ़ायदा करेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करिए और मस्त रहिए।